हम अभी लेकर आए हैं सीटेट के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए यह लाइव रिकॉर्डिंग क्लास चल रहा है स्पेशल साइंस के लिए। और अभी मैं 8 क्लास के जो सेकेंड चैप्टर है उस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग जानेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। हमारे जो प्रीवियस वीडियो भी है जारी हुआ है, आप उसको यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। और इतना तो कंफर्म है कि सीटेट अच्छे नंबर लाने के लिए आपको थोरो अध्ययन की जरूरत है। थोरो अध्ययन के बिना, उसका पूरा कंसेप्ट का निचोड़ समझे बिना अच्छे सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं आप। इसलिए जरूरी है इसको समझिए। ये जो चैप्टर है सेकेंड चैप्टर है, कक्षा 8 से लिया गया है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है सूक्ष्मजीवी। सूक्ष्मजीवी क्या है, इसको कहते हैं, ये इससे जुड़ा हुआ चैप्टर है पूरा का पूरा। सूक्ष्मजीवी वेश है, सूक्ष्मजीव किसको कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या स्वरूप है ना, कैसे कैसे इसका रूप होते हैं सूक्ष्मजीव में, तो उसके कितने मित्र हैं, कितने शत्रु हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, या किस तरह से सूक्ष्मजीवी का जो नेचर है वो क्या है, हमारे लिए कितने जीवन में इसका क्या रोल है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सूक्ष्मजीवी कहते किसको है ना, तो जो इन्वायरमेंट है, जो आसपास हम देखते हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं अनेकों प्रकार के, मेरा ध्यान उस पर जाता है कि वहीं से सूक्ष्म जीव निकलते हैं। ठीक है, कुछ जीव जंतु जिसको हम लोग बाह्य वातावरण में अपने खुली आंखों से देखते हैं, और कुछ ऐसे जीव जंतु भी होते हैं हमारे आसपास जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको किसी न किसी यंत्र के माध्यम से देखा जा सकता है। ठीक है, जिसको हम किसी न किसी यंत्र के माध्यम से देख सकते हैं आंखों से, जो डायरेक्ट नहीं दिखता है। हाँ, तो वही जो यंत्र के माध्यम से जो देखते हैं, क्या देखते हैं, वो सूक्ष्म जीवी देखते हैं। इंसान के शरीर में भी है, जैसे कि हाथ है ना, अगर इसको सूक्ष्म रूप से अगर हम यंत्र से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे आपको जीव जंतु की तरह दिखाई देगा, तो वही सूक्ष्म जीवी है। हाँ, हर जीव जंतु पेड़ पौधे सब में इस तरह के आपको देखने को मिलेगा ना। इसको तो जो इतना समझिए, जो खुली आंखों से दिखाए जो जीव नहीं देते हैं वही सूक्ष्म जीव है। ठीक है, यहाँ भी है, जिन्हें हम यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं ना। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, वर्षा ऋतु है, नम मतलब नमी युक्त ना, ब्रेड रोटी सरने लगती है तो इसकी तरफ सफेद काले धब्बे पड़ जाते, फुफिंदू जिसको कहते हैं। हाँ, शरीर की उसमें कीड़ा पकड़ लेता है ना। इस धब्बों को अवदर्धक लेंस की सहायता से देखिए ना, जो धब्बे जो उगते हैं, आपको काले रंग के गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती है। जो संरचनाएं दिखाई देती है, क्या वह संरचनाएं क्या है, या क्या कहा जाता है, आपको बहुत सारे रूप में दिखाई देता है।
यहाँ सिर्फ फफूंदे की बात की जाती है जो रोटी और ब्रेड पे लगते हैं, उससे समझाने की प्रयास किया गया है। बगीचे और मैदान के एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा उसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के कारण पश्चात जल की जो बूंदे हैं स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसे परीक्षण किया जाता है। आप क्या देखना चाहते हैं? ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है। एक तालाब पोखर में जल की कुछ बूंदे लीजिए, कांच की स्लाइड में फैलाकर सूक्ष्मदर्शी से की सहायता से इसका परीक्षण किया जाता है। मतलब इशारे यंत्र हैं जिसके माध्यम से हम सूक्ष्म जीव को देखने का प्रयास किया जाता है। सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई देते हैं ना, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। जीव जंतु इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, इसी चीज को बार बार इस पे समझाने का प्रयास किया जाता है। उगने वाले कवक को अवधर्तक, जो कवक होते हैं ब्रेड में जो फफूंदे के रूप धारण करते हैं, उसको कवक कहा जाता है। ठीक है, वो अपवर्धक लेंस की सहायता से, किस लेंस से है? आवर्धक लेंस, इसको ध्यान रखिएगा, आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। जो कवक होते हैं, जो ब्रेड पे ब्रेड जब पुराना हो जाता है या उसको नमी युक्त हो जाते हैं, 1 से 2 रोज हो जाता है, तो उसको जो जीवाणु सूक्ष्मजीवी जो उसमें पकड़ लेता है, उसको देखने के लिए हम लोग कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? उसको साइंस की भाषा में कवक कहा गया है। ठीक है, और उसको देखने के लिए आवर्धक लेंस की जरूरत पड़ती है। डायरेक्ट आंखों से हम उसको नहीं देख सकते, इस लेंस के माध्यम से उस कवक को, उस सूक्ष्म जीव को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं दिखाई देते हैं। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहा गया है। सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, इसलिए इसको सूक्ष्म जीव कहा जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 मुख्य भाग है? ठीक है, कौन कौन से भाग है? जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है एवं कुछ शैवाल है। ये 4 मुख्य इसको मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है सूक्ष्म जीव को। पहला पार्ट क्या है? जीवाणु। दूसरा क्या है? कवक। तीसरा क्या? प्रोटोजोआ और शैवाल। तो हम धीरे धीरे जानेंगे इसमें कि कौन सा क्या है। सो क्लियर? विषाणु भी जो है वायरस, ठीक है, भी एक भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य जीवों से भिन्न होते हैं। विषाणु जो है इस सबसे जो है थोड़ा सा भिन्न होता है। रिकॉर्डिंग चल, वे केवल परपोषी में ही गुण क्या है? जो विषाणु होते हैं वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे और जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। जो विषाणु होते हैं, ठीक है, जो जीवाणु है पौधे और जंतु कोशिका में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। विषाणु क्या है? सूक्ष्म होते हैं, परंतु अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। यह क्या है? वे केवल परपोषी में ही गुणन होते हैं। परपोषी सब पे डिस्कस करते चलेंगे हम। परपोषी में ही देखने को मिलेगा विषाणु। ठीक है, तो अर्थात जीवाणु पौधे और जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। क्लियर? जीवाणु जो है पौधे और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं जीवाणु को, और विषाणु परपोषी में। ठीक है, सब पिक्चर के माध्यम से जो स्पष्ट होगा। कुछ सामान्य रोग ऐसे हैं, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होता है। जैसे कि अभी अब वायरस की बात करते हैं ना, अभी लेटेस्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो हम लोग कोरोना वायरस के नाम सुने हैं ना, ये वायरस है। यह कोरोना क्या है? एक वायरस है। ठीक है, उसी तरह से जो जनरली जो हम लोग फ्लू जानते हैं, सर्दी जुकाम की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि एक दूसरे से
टच में नहीं आना चाहिए, वायरस एक दूसरे में प्रवेश कर जाता है तो वायरस हुआ है। ठीक है, कुछ विशेष रोग ऐसे जो पोलियो एवं खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं, वो भी वायरस है जो एक दूसरे में प्रवेश कर जाता है। क्लियर? और ये तो हेरिडिटी का भी रूप धारण कर लेता है बहुत सारा। ठीक है, तो पोलियो और खसरा जो बीमारी है, क्वेश्चन यहाँ से भी निकलता है, ये सब जो है वायरस से होने वाले बीमारी है। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। क्वेश्चन यहाँ बहुत सारे हैं। अतिसार और मलेरिया ना किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ जो हमारे सूक्ष्म जीव है उसके माध्यम से अतिसार और मलेरिया नामक बीमारी जो है प्रोटोजोआ द्वारा। टाइफाइड या क्षय रोग क्या है? टीबी जिसको कहते हैं, टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट्स है। विषाणु परपोषी होते हैं। जीवाणु पौधे और जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। ठीक है, जुकाम, इन्फ्लुएंजा जो है, खांसी, ये विषाणु द्वारा होते हैं, वायरस है। ठीक है, वायरस के माध्यम से पोलियो और खसरा भी क्या है? एक वायरस के माध्यम से ही फैलते हैं। और अतिसार एवं मलेरिया क्या है? ये प्रोटोजोआ के द्वारा जो है विकसित होता है। टाइफाइड और क्षय रोग क्या है? जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। तो किससे कौन सा रोग होता है इससे क्लियर हो जाता है। क्लियर? इसको एक बार और समझ लीजिएगा, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। इसको नजरअंदाज नहीं करना है इस पोर्शन को। वीवीआई पोर्शन है। ठीक है, विषाणु किसको कहते हैं, विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं ना। फ्लू क्या है, फ्लू से कौन कौन सी बीमारी होती है ना। पोलियो और खसरा किस वायरस से होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन से बीमारी होते हैं, और टाइफाइड और क्षय रोग जो टीबी होते हैं उसका जो सूक्ष्म जीव है, किस सूक्ष्म जीव के माध्यम, जीवाणु के माध्यम से होता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। इस सब का जो है नमूना है। स्लाइस स्पाइरल जीवाणु इस तरह का है। छर्नोमा जीवाणु है। जब आप इसको यंत्र से देखा जाता है तो इस तरह के इसके आकृति देखने को मिलेगा। क्लियर? ओमांस है, स्पाइरोगलार है, अमीबा है, पैरामीशियम है। हाँ, प्रोटोजोआ का उदाहरण है। ये शैवाल का उदाहरण है। जो घास पर जो हरे 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 जो पत्ती होते हैं ना, वो सब शैवाल का उदाहरण होते हैं। इस तरह के जो आकृतियां दिखते हैं, ये कवक है। कवक कौन कौन से है? ये ब्रेड पे है, ब्रेड मोल्ड है। राइस जॉप्स जिसको कहा जाता है। पेनिसिलियस जो है एक कवक है। एस्परजिलस जो है एक कवक का नाम है। ये टाइप से इसको आप ध्यान दीजिएगा। शैवाल में कौन कौन सा आता है? क्लेरमाइडोमानास, ठीक है, एस्पाइरोगारा गाइडा। और प्रोटोजोआ में कौन आता है? अमीबा और पैरामीशियम। पैरामीशियम ये प्रोटोजोआ है। ठीक है, पिक्चर्स के अब कवक में कौन कौन से आते हैं? ये तीनों है। राइज जोपस दूसरा है, पेनिसिलियम और चौथा है, तीसरा है एस्परजिलस। ये तीनों के तीनों कौन से हैं? यह कवक हैं। आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये ऑप्शन में दे देगा हाँ कि शैवाल कौन सा है, प्रोटोजोआ कौन सा है, कवक कौन सा है। इसलिए इस फिगर को ध्यान में रखते हुए इसको क्लासिफाई करके आप इसको रिमाइंडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और जीवाणु कौन से हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों फिगर से स्पष्ट हो जाता है। स्पाइरल जीवाणु है ना। छर्नुमा क्या है? ये जीवाणु। इस पूरे को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि कौन सा जीवाणु है, कौन सा वायरस है, कौन से कवक है, कौन से प्रोटोजोआ है। ठीक है, इसको हम इस तरह से क्लासिफाई करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट कहता है
ये विषाणु है, देख सकते हैं, ये विषाणु का उदाहरण है जो पिक्चर में दिखलाया गया है इस तरह से। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव क्या हो सकते हैं, एक कोशिक, मतलब एक ही कोशिका से होते हैं। जैसे कि शैवाल, प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं कवक, ठीक है, इस तरह के होते हैं। सब एक कोशिक हैं, ठीक है। यह बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। यह ठंड है, गर्म है, हर तरह की स्थिति में यह अपने आप को जीवित रखते हैं सूक्ष्म जीव। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। मरुस्थल जहाँ गर्म प्रदेश है या जहाँ दलदल की स्थिति, जहाँ नमी युक्त है, ठीक है, वहां भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। जो भी जीव जंतु हैं उसके अंदर भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, ठीक है। कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो दूसरे सजीवों पर भी आश्रित होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव केवल रह सकता है। अमीबा क्या है, जैसे जो सूक्ष्म जीव है अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं, ठीक है। इसको आप जब देखिएगा तो उसमें बहुत सारा चीज माइक्रोस्कोप के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, लेकिन जो कवक और अन्य जो जीवाणु हैं वो समूह में रहते हैं, अकेले वह नहीं रहते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव, और हम इसको समझिएगा, सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसको जानना बहुत जरूरी है। इससे कुछ लाभदायक भी है तथा कुछ हानिकारक तथा जीवों के रोग के कारण भी बनते हैं। चैप्टर का नाम ही है, ठीक है। मित्रवत जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको देखिए। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जा सकते हैं। उसके बिना तो, कुछ सूक्ष्म जीव के बिना कुछ चीज मुश्किल है। इसका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। इसके बिना सूक्ष्म जीव का उपयोग नहीं किया जाएगा, इसके बिना दही जम ही नहीं सकता है, ठीक है। प्राचीन काल से सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है अल्कोहल बनाने में किया जाता है। क्लियर। पर्यावरण को संरक्षण रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। जैसे क्या है, कार्बन अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष इत्यादि से क्या प्राप्त होता है, कार्बन अपशिष्ट का अपघटन जीवाणुओं द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे चीज जो है, कार्बन अपशिष्ट जो है, अपघटन जो सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जो है जीवाणुओं द्वारा होता है, कार्बन। तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। जीवाणुओं का उपयोग क्या है, औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरता होती है। हमने फर्स्ट चैप्टर में इस पर चर्चा किया था कि जो कंपोस्ट खाद बनते हैं, सरगल जाते हैं, उसमें यह जीवाणु का रूप धारण करता है और जो हमारे खेतों को उर्वरा शक्ति को बढ़ावा, जिससे बढ़ावा मिलता है। क्लियर। और हमारे नाइट्रोजन को जो प्रकृति में जो प्रचुरता है उसको बनाए रखने में भी जीवाणु का अहम रोल है। इसलिए यहाँ पर जीवाणु जो है एक पॉजिटिव का काम करता है, सकारात्मक रूप धारण करता है। क्लियर। जीवाणु दूध को क्या है, जीवाणु, ध्यान दीजिएगा, जीवाणु दूध को दही में परिवर्तन कर देते हैं। जो दूध से दही जमाते हैं हम लोग, वो किसके कारण जमता है, इसी जीवाणु की वजह से जमता है। अगर जीवाणु की प्रचुर मात्रा नहीं हो मिलते हैं तो हम दूध को नहीं जमा पाते हैं। माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाती है। हमें आश्चर्य हुआ इस चीज को
ये समझने की कोशिश करता है। ठीक है, एग्जाम्पलिंग है, क्वेश्चनिंग के माध्यम से क्लियर कर रहा है। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। दही में अनेक सूक्ष्म जिनमें लैक्टोबेसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। अगर लैक्टो नहीं रहेगा तो मेरा दूध से दही जमने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। ये लैक्टोबेसिलस नामक जीवाणु से ही की उपस्थिति में ही दूध जो है दही का रूप धारण करते हैं। ठीक है, जो दूध को दही बनाने में परिवर्तित कर देता है इसी की सहायता से। यह क्या है, जीवाणु है, नॉट विषाणु, नॉट कवक, क्या है, यह जीवाणु है। क्वेश्चन दो तीन तरह का है, ये जीवाणु है कि क्या है। ठीक है, इसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस, और इसका यूज किया क्या है, कहाँ उसकी उपयोगिता है, तो दूध से दही में कन्वर्ट करने के लिए इसकी आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि इसी की उपस्थिति, इसलिए दही मिलाने से दूध में वो मात्रा, वो जीवाणु प्रवेश कर जाता है और दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। ये दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है ना। जीवाणु पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों में उत्पादन में सहायता है। क्या किसमें है, जीवाणु जो पनीर है, चीज जिसको कहते हैं, अचार है, एवं अनेक खाद्य पदार्थों में उत्पादन में सहायक है। इसी से ये सारी चीज बनते हैं। ठीक है, रवा है, इडली है, भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप अनुमान लग सकते, जीवाणु एवं ईस्ट चावल आटे में किण्वन की सहायता से इसमें इडली और डोसा बनता है। ईस्ट चावल के आटे से किण्वन में सहायता होते हैं और इससे इडली और डोसा बनता है। मतलब खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं इसमें भी इस तरह की चीजों जीवाणु का उपयोगिता को आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, इसमें थोड़ा सा एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लिया जाता है 2 घंटे के बाद। यह ईस्ट पाउडर के साथ मैदा है, मैदा के साथ जो मिलाए जाते हैं। ठीक है, खमीर रूखी हुई मैदा है। इष्ट तत्व से जनन करके इष्ट जो है, ये क्या है, तीव्रता, तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। इष्ट क्या करता है, तेजी से जनन करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पादित करता है। गैस के बुलबुले खमीर और मैदे में आयतन बढ़ा देता है। बेकिंग पाउडर उद्योग में इष्ट का उपयोग का आधार है। ये बेकिंग जो उद्योग होता है, बेकिंग, इसमें इष्ट के उपयोग का आधार है और इसी की उपयोगिता से इसी की उपयोगिता से ब्रेड, पेस्ट्री, केक ये सब बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें इष्ट नामक जीवाणु सक्रिय होते हैं, तभी जाके यह तैयार होते हैं और इसका हम लोग सेवन करते हैं ना। इसमें 2-3 चीज ध्यान दीजिएगा। इष्ट की तीव्रता से जो जनन होता है उसे क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इष्ट ब्रेकिंग उद्योग में जो हम लोग ब्रेड, पेस्ट्री, केक जो बनाए जाते हैं उसके लिए भी इष्ट का उपयोग किया जाता है। क्लियर। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या है, बड़े स्तर पर अल्कोहल, ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म जीव को वाणिज्यिक उपयोग है। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिडिक एसिड के लिए उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है, अल्कोहल बनाने में, अल्कोहल का ज्यादा मात्रा जो है, शराब का सेवन एसिडिक एसिड के रूप में जो है इसका उपयोग होता है। गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में इष्ट द्वारा एल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। जो हम लोग बियर का जो सेवन करता है लोग, उसको कहलाता है कि यह प्राकृतिक फल का जूस है ना, उसमें भी उसके जो रस होते हैं उसे में भी इष्ट द्वारा जो है अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। उससे भी ये सारे चीज बनाए जाते हैं क्योंकि उसमें इष्ट की मात्रा पाए जाते हैं। यह कार्य है, क्रियाकलाप है, इसको आप अपने घर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर।
एक गंध अल्कोहल की है जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन, या गंध जो है अल्कोहल की है जो चीनी जो हम लोग सेवन करते हैं कि अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। ठीक है, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। चीनी के जो अल्कोहल में परिवर्तन की है जो प्रक्रिया है किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। चीनी के जो घोल तैयार होता है, हाँ, ये जो क्रियाकलाप है उसी को इसमें दर्शाने का काम किया है। ठीक है, तो किण्वन किसको कहते हैं? चीनी के घोल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया को, ना, चीनी के अल्कोहल को, चीनी के जो घोल होता है और उसमें जो अल्कोहल से जो अल्कोहल बनाए जाते हैं, शुगर फैक्ट्रियों में जो है ना इथेनॉल का काम हो रहा है, उसी से भी वहाँ इथेनॉल तो बनता ही है शुगर फैक्ट्री में, साथ में वहाँ वाइन भी तैयार किए जाते हैं। ठीक है, उसी से। ठीक है, तो सारी जो प्रक्रियाएं हैं वह ये अल्कोहलिक प्रक्रिया जो है किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से ही किए जाते हैं। लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज, या ध्यान दीजिएगा यहाँ, लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 ईस्वी में किया था। किण्वन की खोज किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने किया था। कब किया था? तो 1857 ईस्वी में किया था। इससे भी क्वेश्चन आपको पूछता है अक्सर कि लुईस पास्चर ने किसका खोज किया? तो किण्वन का किया। कब किया? तो 1857 ईस्वी में किया। ये भी रिमाइंड या ध्यान देने की बातें हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है इसका औषधिक उपयोग क्या है सूक्ष्म जीवों का। डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है। ठीक है, पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली और कैप्सूल भी देते हैं। इन औषधियों का स्रोत क्या होता है? सूक्ष्म जीव होता है। सूक्ष्म जीव से ही कोई भी औषधि तैयार होते हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले क्या होता है, बहुत सारी बीमारी है जिसको नष्ट करने के लिए इस तरह का प्रयोग, इस तरह के जो है इंजेक्शन दिए जाते हैं, दवा चलाए जाते हैं जो उस वायरस को मार देता है, उस जीवाणु को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से यह हमारे शरीर में जो बीमारी उत्पन्न होता है। हाँ, अथवा जैसे कोरोना की बात करते हैं, कोरोना नामक जो वायरस चला, तो उसके लिए भी, उसको खत्म करने के लिए जो हम लोग वैक्सीन ले रहे हैं, हाँ, तो हमारे अंदर की जो वायरस रूपी जो जीव सूक्ष्म जीवी है उसको क्या करता है? वह नष्ट करता है। ठीक है, जिससे हम पूर्व की स्थिति में आ जाते हैं। सूक्ष्म जीवी को नष्ट करता और उसकी वृद्धि को रोकता है। क्लियर? इस प्रकार औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं, जो इस सूक्ष्म जीव के माध्यम पेनिसिलिन, इस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से जो औषधि तैयार किए जाते हैं ना, इस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं? प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा है? एस्ट्रोटोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब दवा है। ठीक है, सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक एवं कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। इसका उत्पादन कैसे होता है? किस किस का? एस्ट्रोटोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, यह सब जो है कवक और जीवाणुओं की मदद से बनाए जाते हैं। यह किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये एक विशिष्ट प्रकार के जीव का क्या करते हैं? संवर्धन करते हैं और उससे इसका उत्पादन किया जाता है, जो अन्य प्रकार के चिकित्सों में उपयोग होता है। 1929 में, ध्यान दीजिएगा, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। क्लियर? अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग का फफूंद
कि छोटे बीजाणु देखे, उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे जाते हैं। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। ठीक है, तो पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था? 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका खोज किया था? पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन, इससे फफूंदे से पेनिसिलिन बनाए जाते हैं। फफूंदे की जिक्र हम लोग किया कि जो ब्रेड वगैरह के जो यूज में आता है फफूंदे, ठीक है, उस पे खोज किया। इसमें दो तरह की दो तीन बात याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या है, पेनिसिलिन का खोज किया, कब किया? 1929 में किया। ठीक है, यह क्या है? एक जीवाणु है। इसमें दो तीन चीज हम लोग से जान इम्पोर्टेंट है कि लुईस पास्चर ने किण्वन का खोज किया, कब किया? 1857 ईस्वी में किया। और दूसरा जो भी हम लोग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करते हैं, 1929 में किसकी माने खोज किया? फफूंद के माध्यम से पेनिसिलिन की खोज किया था। एक जीवाणु, फफूंद जीवाणु है। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है, इससे भी क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना बनी रहती है। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलते हैं, जिसका उपयोग पशु और सूक्ष्म जीवों की संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधे का रोग को भी नियंत्रण करने में किया जाता है। इस पर ध्यान देने की योग्यता है। इस सलाह को देख लीजिए क्या कहा है। डॉक्टर की सलाह को प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए, उस दवा के कोर्स को पूरा करनी चाहिए। प्रतिजैविक की जो सर्दी जुकाम है, इसका जो समय बाउंड है, कुछ इसका डोज है दवा का, उसको लेने के बाद ही वह कंट्रोल होता है। ठीक है, वैक्सीन क्या है? टीका। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? ठीक है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसे लड़ने के लिए हमारे शरीर जो प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है शरीर की। ये भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उसके किसी प्रकार से लड़ा जाए। यदि मृत अथवा सूक्ष्म व्यक्ति को शरीर में प्रविष्ट किया जाता है तो कोशिकाओं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षा उत्पन्न करके रोगाकारक को नष्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग भी वैक्सीन ले रहे हैं ना कोरोना काल को देखते हुए ना। और छोटे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको बहुत तरह के टीका दिए जाते हैं। वैक्सीन कार्य करता है उसी को रोकथाम के लिए। तो कौन सा? हैजा है, क्षय है, चेचक है, हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारियों को वैक्सीन के द्वारा रोका जा। पोलियो है, हाँ, ये सब वैक्सीन के माध्यम। अब तो कोरोना को भी कहो कि वैक्सीन के माध्यम से इसको रोका जा सकता है। हाँ, तो एडवर्ड जेनर जो है चेचक के लिए वो 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड कौन था? जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। कब किया था? 1798 ईस्वी में किया था एडवर्ड जेनर। ठीक है, आपको टीके वैक्सीन दिए हो गए होंगे। ठीक है, रोगों की सूची तैयार कीजिए, ये सारी चीजें हैं ना। सुरक्षा की आवश्यकता है, आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए अपनाने टेलीविजन एवं समाचार पर पोलियो के टीकाकरण का विज्ञापन प्लस पोलियो किया जाते हैं ना। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाता है, वास्तव में क्या है? एक टीका है, एक वैक्सीन है। क्लियर? चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाए जाते हैं। ठीक है ना, मतलब इतना समझिए कि पोलियो में जो सुई दिया जाता है वो एक वैक्सीन है और एक टीका होता है जो एक निश्चित उम्र सीमा में दिए जाते हैं। मिट्टी में उर्वरता की वृद्धि के लिए जीवाणु एवं नीले हरे जो शैवाल होते हैं, तो बरसात के दिनों में जिसको हम लोग हरे हरे जो पैर स्लिप करते हैं, सब शैवाल का, नीले हरे शैवाल होते हैं जो वायुमंडलीय में क्या करता है? नाइट्रोजन की स्थिति को की स्थिरता को बनाए रखता है। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन का क्या होता है? संवर्धन होता है और उसकी उर्वरता को क्या करता है? बढ़ाता है। इसे सामान्य जैविक नाइट्रोजन स्थिरता स्थिरीकरण कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है जीवाणु के माध्यम से, जो शैवाल के माध्यम से जो कवक
जो प्रक्रिया मिट्टी के साथ होता है और उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए काम करता है, और जिससे हमारे नेचर में जो है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ दिखला गया है, पिक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। नाइट्रोजन स्थिरता साइनोबैक्टीरिया, यह जो है नीले हर एक सवाल है। साइनोबैक्टीरिया एक नीले हरे सवाल के रूप में देखने को मिलता है। पर्यावरण का शुद्धिकरण ना, पर्यावरण को शुद्धिकरण से संबंधित ये है। फल फूल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटाया जा सकता है, गड्ढे में डाला जा सकता है। माने किस तरह से ऐसा प्रयोग करे जो हमारे खाद्य माने पर्यावरण साफ सुथरा रहे ना। गमले में किस तरह से फल फूल लगाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों को पादप अपशिष्ट के पोषक में किया जाता है। ये सब प्रयोग है, इसको समझ एक बार सरसरी निगाह डालने की इस पे जरूरत है। इससे इन्वायरमेंट जिससे साफ सुथरा रहता है ना। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के हानिकारक है। जो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी जीव जंतु के रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। जिससे वो सूक्ष्म जीव से रोग पनपते हैं, वो रोगाणु रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन चमड़े की वस्तु को संदूषित कर देते हैं। उसकी हानिकारक गतिविधि के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन सा है? सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा ना, श्वास द्वारा, पेयजल या भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, और संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु से सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है, जो एक दूसरे में प्रवेश कर संपर्क में आने से। ठीक है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन और आदि, इसको कहा जाता है संचरणीय रोग कहलाते हैं। जो ऐसी रोग जो एक इंसान से दूसरे इंसान में प्रवेश कर जाता है, या इंसान हो या किसी जीव जंतु के माध्यम से भी इंसानों में प्रवेश कर जाते हैं, एक दूसरे को संक्रमित करने की खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे रोग को कौन सा नाम जानते हैं? संचरणीय रोग। ध्यान रखिएगा। जो वायुमंडल, हवा, पानी के भोजन के माध्यम से तो प्रवेश करता ही है, लेकिन संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जाने से भी यह रोग अंदर प्रवेश करने का खतरा बना रहता है। ठीक है। जैसे हैजा है, सामान्य सर्दी जुकाम है, चिकन पॉक्स आदि 6 रोग जो है संचरणीय उदाहरण है। इसी चीज को यहाँ बताया, जुकाम भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के माध्यम से जो है ना प्रवेश कर जाता है। क्या आप संचारणीय रोग को फैलना किस प्रकार रोकते हैं? तो उसे दूरी बना के रखिए ना। अपने छींकते समय अपने मुंह पर रुमाल रख कर कीजिए। अच्छा, ये संक्रमित व्यक्ति से दूरी बना के रखिए। जैसे कोरोना काल में लिखते हैं ना, हम लोग जानते हैं ना, दूरी बनाए रखें। कुछ कीट जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक जीवाणुओं को रोग वाहक का कार्य करता है। रखिएगा, ऐसे भी जीव जंतु हैं जो रोग का सूक्ष्म जीवों के लिए रोग वाहक का काम कार्य करता है। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है, जो कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह जो है बैठकर उसको फैलाने का काम करता है। मक्खी कूड़े और जंतु अपशिष्ट पर भी बैठती है और भोजन की सामग्री पर भी बैठती है, तो वहां से जो बीमारी है वो घर में लाने का कार्य करती, इसलिए इसको रोग वाहक कहा गया है। शरीर पे भी बैठता है, इससे रोगों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। ऐसे संदूषित भोजन करेगा तो उसमें बीमारी पड़ने की संभावना अधिक होती है। ठीक है। और इसमें जो है चीज और है, बिना ढके हुए भोजन खाने से बचना चाहिए। मादा एन्फ्लुएंजा, ठीक है, इसको मच्छर, इसका उदाहरण है मादा एन्फ्लुएंजा का मच्छर, उसका उदाहरण है मच्छर प्लाज्मोडियम, महिला मलेरिया परजीवी का वाहक है। जो मलेरिया फैलता है ना मच्छर के माध्यम से,
ये जो मादा है ना, जो मच्छर को जनरेट करता है, मादा एडिस मच्छर डेंगू का वायरस वाहक है। इसको याद रखिएगा, मादा एडिस मच्छर जो है किसका है, डेंगू का वायरस, ये वायरस का वाहक है। डेंगू जिस मच्छर से होता है उसका नाम क्या है, मादा एडिस मच्छर। और इस हम मलेरिया अथवा डेंगू को नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। अपने पानी को कभी भी, जहां भी जल जमाव की जो स्थिति होती है, बरसात के दिनों में अल्लाह सुनते हैं ना, डेंगू डेंगू डेंगू, ऐसी बरसात खत्म हो जाती है, डेंगू का प्रकोप कम जाता है। तो डेंगू मच्छर जहाँ पानी जहाँ जमाव होगा, जहाँ जैसे घरों में यूज होने वाले कूलर कूलर है, टायर है, फलदानी है इत्यादि में कहीं भी जल के एकत्र न होने दे। आसपास के स्थानों पे जहाँ भी शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। जहाँ भी नमी युक्त होता है वहाँ मादा मच्छर जो है अधिक संख्या में अपने मच्छरों का जन्म प्रक्रिया करता है, और अंडे के माध्यम से जो है ना वो मच्छर को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इसको रोकथाम से, और जितने शुष्क इन्वायरमेंट रहेगा उतना ही मच्छरों का जनसंख्या नियंत्रण रहता है। उस प्रकार हम उसको नियंत्रण कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, मनुष्यों में जीवाणु द्वारा होने वाले समान रोग, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले समान रोग क्या है, क्षय रोग। लीजिए, मनुष्य रोग है क्षय, क्षय रोग किसके माध्यम से, जो जीवाणु के माध्यम से होता है। ठीक है, और इसका संचरण वायुमंडल से होता है। क्लियर। और बचाव के उपाय क्या है, उसी तरह से खसरा है, खसरा यह वायरस है, ये भी हवा में पाए जाते हैं ना। चिकन पॉक्स है, क्या है, वायरस युक्त बीमारी है, वायु के सीधे संपर्क में चिकन पॉक्स। पोलियो है, यह वायरस से है। ठीक है, वायु और जल के माध्यम से इंसान में प्रवेश करता। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण ही इसका बचाव है। इस सारे के लिए एक ही नियम है। ध्यान दीजिएगा, पूछने वाला क्या चीज है इसमें, क्षय रोग जीवाणु युक्त है, विषाणु युक्त है, क्या कवक है, तो जीवाणु से। जीवाणु किससे फैलता है, संचरण का तरीका क्या है, तो वायु के माध्यम से। खसरा क्या है, वायरस से युक्त रोग है ना, ये भी वायु से। चिकन पॉक्स वायरस से, पोलियो वायरस से है। यह सब वायरस के द्वारा ही ये बीमारी फैलता है जो एक इंसान से। दूसरा क्या है, हैजा है, हैजा किसका आधार है, यह जीवाणु है। यह जल और भोजन के माध्यम से इंसान के शरीर में प्रवेश करता है। टाइफाइड क्या है, ये भी एक जीवाणु से जुड़ा हुआ है। ये जल के सेवन से, गंदे जल के सेवन से भी इसमें इंसान में टाइफाइड प्रवेश करता है। व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों पर अपना भोजन उगोला पे जल एवं टीकाकरण ही इसका मुख्य बचाव है। हेपेटाइटिस ए, ये भी वायरस रोग है। ये भी गंदे जल के सेवन से ये बीमारी इंसान को पकड़ लेता है। फलेरिया है, फलेरिया जो है यह है प्रोटोजोआ से है, मलेरिया सॉरी, यह मलेरिया है, ये प्रोटोजोआ से ग्रसित है। यह मच्छर से होता है। मच्छरदानियों का उपयोग करे, मच्छर भगाने वाले रसायन का उपयोग करे, कीटनाशक से छिड़काव करे, मतलब उसको नियंत्रण, मच्छर को नियंत्रण करने के लिए जो भी करना होगा करे। इस चार्ट को हमेशा इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना है, या इसको आप क्रॉस मैचिंग भी दे सकता है कि कौन सा रोग किस जीव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, या उसका स्रोत क्या है। ठीक है, इसको आप इस पूरे चार्ट को ध्यान में रखिएगा क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवों में रोग कारक जीवाणु जो है, अनेक जीव जंतु सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य और पौधे में ही रोग के कारक नहीं है, वरन दूसरे जंतु में भी रोग के कारक है। रॉबर्ट कोच ने, ठीक है, रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु को खोज किया था, जो एंथ्रेस रोग का कारक है। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट कोच क्या थे, इन्होंने 1876 ईस्वी में
बेल्सियस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु का खोज किया था, जो एंथ्रेक्स रोग के कारक है। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाले भयानक रोग है, जो जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, एंथ्रेक्स क्या है, मनुष्यों में भी और जानवरों में भी है, मवेशियों में भी है। ये एक जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर और मुंह के रोग वायरस द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, गाय के खुर में भी बीमारी पकड़ लेता है और मुंह के रोग जो होता है वह वायरस द्वारा होता है। क्लियर, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। पौधे में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव क्या है? अनेक सूक्ष्म जीव जो है गेहूं है, चावल है, गेहूं, आटा, संतरा, सेब इत्यादि पौधे में रोग के कारक है। ठीक है, रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। निश्चित रूप से रोग ही पकड़ लेगा तो फसल अच्छे कैसे होंगे। ठीक है, कुछ इसमें सूक्ष्म जीव के उसको करके नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें 2-3 चेहरा, जैसे चार्ट को देखना है अच्छे तरह से। ठीक है, कौन सी बीमारी किस जीवाणु से होते हैं, और इसको ध्यान में रखिएगा ना। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 ईस्वी में जो है बेलिसियस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु को खोज किया था, जो एंथ्रेसिस रोग में उपयोग किए जाते हैं। यह चार्ट देखिएगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधे में होने वाले समान रोग है। यह सूक्ष्म वो है, मनुष्यों में था, ये पौधों में है। ठीक है, पादप इसको कहा गया पादप रोग। पादप मतलब पौधा, पादप मतलब पौधा रोग है। नींबू कैकर है ना, यह सूक्ष्म जीव जीवाणुओं से होता है, वायु के माध्यम से, या पौधों में पाया जाता, माने पौधे की बीमारी है। गेहूं का रस्टर है, यह कवक के द्वारा होता है। ठीक है, गेहूं वायु एवं बीज के माध्यम से उसमें संचरण होता है। भिलित है, यह वायरस है। पित है, यह वायरस है या काट के माध्यम से प्रवेश करता है। इस चार्ट को ध्यान में रखिएगा कि पादप रोगी कौन कौन से होते हैं। नींबू कैकर है, गेहूं का रस्टर है, विरी का शीश है, पित है, इसके माध्यम से जो है पादप रोग उत्पन्न होता है। खाद्य विषाक्त क्या, फूड पॉइजनिंग क्या होता है ना, कोई भी पार्टी शार्टी होता है ना, तो उसमें इस तरह का जो है होटल में है या अस्पताल में है, इस तरह के भोजन को देखने को मिलता है, उसे उल्टी होने लगती है ना, खाना खाया उसको उल्टी होना शुरू हो जाता है, तो लोग कहता है कि इसको फूड पॉइजन धर लिया है ना, पॉइजनिंग। फूड भोजन विष कैसे बन सकता है? जीव द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्त हो सकता है ना। हमारे जीवन भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन विषाक्त होते हैं, जिससे सेवन में व्यक्ति भयानक रोगी को जन्म देता है। जब भोजन में ही गड़बड़ी होगा, मेरा भोजन ही सही नहीं होगा, तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में जो प्रवेश करेगा तो एक फूड पॉइजनिंग का काम करता है। ठीक है, खाद्य परिरक्षण है, हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? खुले एवं नम स्थान पर रखे ब्रेड कवक आक्रमण कर देते हैं, इसलिए सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित करते हैं। इसलिए संदूषित भोजन दुर्गंध आने लगती है, उसके स्वाद भी खराब हो जाते हैं, रंग रूप में भी परिवर्तन हो जाते हैं, और भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, जब सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगे तो उसकी बात ही कुछ बदल जाती है। ठीक है, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाए, उसके बाद देखा गया सड़ गया। ठीक है, संदूषित हो जाते हैं, तो उसको इससे बचने के लिए उसका रख रखाव सही तरीका से होना चाहिए। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है, अतः उन्हें परिरक्षक कहते हैं। परिरक्षक किसको कहते हैं? कोई भी खाद्य पदार्थ है, उसके लिए नमक और खाद्य तेल के जो है लोग खाने में उपयोग करते हैं, उसकी वृद्धि से इसकी
मैंने उसके उपयोग से सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकथाम किया, जैसे परिरक्षक कहते हैं। हम नमक एवं खाद्य अम्ल का उपयोग अचार बनाने में करते हैं। नमक एवं खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती है। इसमें क्या क्या होता है, तो सोडियम बेंजाइड, सोडियम और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड समान परिरक्षक है, ठीक है। ये दो परिरक्षक है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। यह परिरक्षक का कार्य करते हैं। जैम एवं सोया से जो बनता है, बनाने में रसायन का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है, ठीक है। इसका प्रयोग करके जो है ना, उसको उपयोगी खाद्य को खराब होने की स्थिति से बचाता है। नमक द्वारा परिरक्षण, समान नमक का उपयोग मांस मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे तक किया जा सकता है। जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए मांस और मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला और इमली के परिरक्षण में भी किए जाते हैं। नमक का प्रयोग से जब हम अचार बनाते हैं ना, तो उसको घुलाने के लिए किया जाता है और उसमें पानी छूट जाता है, ठीक है, तो जिससे वह जिससे उसमें जो खराब होने की जो संभावना होती है वो रुक जाती है, ठीक है। ये तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में, अपने किचन में इसका उपयोग करते हैं। नमक डालकर उसको बचाने का काम करते हैं खाद्य पदार्थ को, ठीक है। चीनी द्वारा परिरक्षण नमक द्वारा भी होता है और चीनी द्वारा भी। चीनी द्वारा क्या है, जैम जो जेली हम लोग स्नैक्स खाते हैं, परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी का उपयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है और जो संदूषित करने में सूक्ष्मजीव की वृद्धि हो जाती है और नियंत्रित किया जाता है। कहीं को नमी बढ़ाना देना है, कभी नमी को कम करना है, ठीक है। तेल और सिरके का परिरक्षण जो है, तेल और सिरके का उपयोग अचार को संदूषित से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। सब्जियां, फल, मछलियां, मांस में परिरक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। इसमें तेल और सिरके का उपयोग किया जाता है और भोजन को जो खाद्य पदार्थ है उसको हम लोग संदूषित होने से बचाते हैं। गर्म एवं ठंडा करना, दूध बॉयल कर रखते हुए उबालने के अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। दूध को बॉयल करते हैं तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो है नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। क्लियर, तो रेफ्रिजरेटर में रखकर भोजन को कुछ हद तक संभाला जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, पाश्चरीकृत और पाश्चरीकरण क्या है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। यह कौन सा दूध है जिसको हम आग पर खौलाते नहीं हैं और उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि यह सूक्ष्म जीव से मुक्त होता है। पाश्चरीकृत बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, या क्या होता है, सूक्ष्म जीव से मुक्त होता है। इसके लिए 70 डिग्री सी तथा 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। इसके लिए दूध को क्या करते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड तक इसको बॉयल किया जाता है। फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो है रुक जाती है और ये जो पूरी प्रक्रिया जो है पाश्चरीकरण कहलाता है, जिस प्रक्रिया की खोज लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ध्यान दीजिएगा, पाश्चरीकरण जो प्रक्रिया है, जो दूध को बॉयल कर उसको ठंडा करने की जो प्रक्रिया है, उसको खोज किसने किया था, लुई पाश्चर ने किया था। यह क्या है, पाश्चरीकरण की खोज किया था। और इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, दूध को हल्का गर्म करके उसको फिर ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है वो पाश्चरीकरण कहलाती है। भंडारण की पैकिंग है, आजकल जो सब वायुरोधी सील पैकेटों में बेचे जाते हैं, इसमें सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा रहती है, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर हम लोग पहले भी चर्चा किए, फिर चर्चा कर लीजिए। राइजोबियम जीवाणु, कल भी फर्स्ट पेपर चैप्टर में भी इसकी चर्चा है। राइजोबियम जीवाणु मैंने पढ़ा है। इसमें लैग्यूम पौधे दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में
सहायता होते हैं लाइजोबियम जीवाणु के माध्यम से। ठीक है, लाइजोबियम लाइजोबियम लेग्यूम पौधे की ग्रंथियों में रहते हैं, जैसे सैम और मटर, जो एक सजीवता है जो कभी कभी हरित विधु द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। क्लियर, नाइट्रोजन की मात्रा है वायुमंडल में स्थिर रहता है इसकी वजह से। ये है लेग्यूम पौधे की जड़ जो है ग्रंथियां जो पिक्चर में दिखाए गए हैं, और हमारे वायुमंडल में 78% 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन हमारे सजीवों को आवश्यक घटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित जो क्लोरोफिल जिसकी बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड है एवं विटामिन में उपस्थित होते हैं। ठीक है, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं करते हैं। पौधे और जो जंतु होते हैं वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन का उपयोग जो है सीधे नहीं करते हैं, ये मिट्टी के माध्यम से, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नीले हल शैवाल जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण के नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, जो मिट्टी के माध्यम से, फसल के माध्यम से हम लोग के पास तक पहुंचता है। ठीक है, जब नाइट्रोजन इस प्रकार के उपयोग यौगिक परिवर्तित होते हैं, पौधे इसका उपयोग मिट्टी से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। ठीक है, जिसको हम डिस्कस किए हैं। पौधे और जंतुओं में मिट्टी के बाद मिट्टी के अपशिष्ट जो कवक जो है तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। ठीक है, जो नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इसका उपयोग से क्या होता है, विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी उपयोगिता और नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, और यह वायुमंडल में चली जाता है, और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या देखा है। सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते हैं, जो बिना यंत्र की सहायता से अकेले नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा है यह बर्फीले शीत मौसम में उष्ण झरनों एवं मरुस्थल, दलदल हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रहते हैं। सूक्ष्मजीव वायु, जल, मिट्टी, जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। यह एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों होता है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल सूक्ष्मजीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग है, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित होते हैं। केवल परपोषी जैसे जीव जंतु पादप जंतुओं में गुणन होते हैं, और सूक्ष्मजीव जो है औषधीय एवं अल्कोहल वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। क्लियर, कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे मृत पौधे को अवशिष्ट और सरल में परिवर्तित करते हैं ना, जो स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार और मलेरिया जैसे लोगों के लिए रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एक चार्ट है पूरे बीमारी का, किस बीमारी से किस जीव से कौन सी रोग उत्पन्न होते हैं, उसका एक चार्ट है, उसको देखने की जरूरत है। ठीक है, सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। और मिट्टी की उपस्थिति से कुछ जीव और नीले हरे शैवाल जो होते हैं, जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने के लिए उपयोगी है। और विषाणु जीव मिट्टी के नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करता है, और इसका निर्मोचन वायुमंडल में आ जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे चीज हमको देखने को मिला है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसमें दो तरह के क्वेश्चन जो है, आप इस जो क्वेश्चन दिया गया है, सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है, इसको कंप्लीट कर लेना है। नीले हरे शैवाल वायु के डैश के स्थिरीकरण की मिट्टी देता है। अल्कोहल का उत्पादन डैश के नामक सूक्ष्म जीव से होता है, हैजा के डैश के द्वारा होता है। ठीक है, और दूसरा इसमें पॉइंट है, और कुछ देखिए चाहे नहीं देखिए, ये जो मैचिंग है, आपके एग्जाम में एक दो चीज बहुत सारे पूछता है, मैचिंग पूरा बड़ा पड़ा मिलेगा। ठीक है, आप पिछले साल का भी देख लीजिएगा, लेकिन इस बार भी जो क्वेश्चन आए हैं उसमें भी आप देख लीजिएगा, आपको देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन, ये सारी चीज जो है किससे कौन सी बीमारी होती है, इसको आप अपने मन से पूरा समझने के बाद इसको सॉल्व आउट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आपको ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन का काम आएगा। ठीक है, अब हम फिर इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर भी लेके आएंगे। मेरा प्रयास है कि अधिक से अधिक आपको हम लाभ पहुंचा सकें। डायरेक्ट लाइव क्लास से भी आप लोग जुड़कर इसका लाइव लिख सकते हैं। क्लियर, थैंक यू। ये मेरा जो भी वीडियो, जो भी ये लाइव क्लास है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप इसको
लाभ ले सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको माइंडली हम अध्ययन करके हम इसको सही तरीके से इस चैप्टर से आने वाले हर क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी करके भी